नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आपको पता होगा कि आज के समय रशिया पर दुनिया भर के सैंक्शंस लग चुके हैं। यूएस, यूरोप, जापान, वेरियस कंट्रीज ने लगा दिए हैं सैंक्शंस रशिया पर। अब रशिया को प्रॉब्लम आज के समय इतनी आ रही है कि इनकी सिविल एविएशन इंडस्ट्री को, मिलिट्री की बात नहीं कर रहा, जो इनके यहाँ सिविल एयरक्राफ्ट हैं उसके स्पेयर पार्ट्स भी इनको आज के समय नहीं मिल रहे। अब रिसेंटली रशिया ने रिक्वेस्ट करी चाइना को कि देखिए हमारे पास स्पेयर पार्ट्स हैं नहीं, दुनिया भर के सैंक्शन लग चुके हैं, बोइंग और वेरियस और जो अमेरिकन कंपनीज हैं ये हमारी हेल्प नहीं कर रही, तो आपके पास स्पेयर पार्ट्स पड़े होंगे, आप हमको दे दो। नहीं तो रशिया ने कैटेगोरिकली ये कहा है कि हमारे खुद के सिविल एविएशन वाले एयरक्राफ्ट इतने सेफ भी नहीं होंगे कि हम आराम से उड़ पाए। ये भी हो सकता है कि हमारी फ्लाइट्स क्रैश कर जाए और इनोसेंट पैसेंजर्स की यहाँ पर जान जाएगी। तो चाइना के पास यहाँ पर एक ऑप्शन थी कि यूएस यूरोप के अगेंस्ट जाए और रशिया को सैंक्शंस के बावजूद ये लोग स्पेयर पार्ट्स प्रोवाइड करें, मगर चाइना ने मना कर दिया रशिया को और ये कहा कि सॉरी, अभी आप पर बहुत सैंक्शंस लग चुके हैं, हम इस केस में आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। अब रशियन गवर्नमेंट विचार ये कर रही है कि चलिए चाइना अब हेल्प नहीं कर रहा, चलो देखते हैं इंडिया की तरफ, और इंडिया के अलावा ये लोग टर्की की तरफ भी देख रहे हैं। यहाँ पर ये लोग बात कर रहे हैं कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि इंडिया के पास जो वेरियस एयरक्राफ्ट के इनके स्पेयर पार्ट्स पड़े हैं ये प्रोवाइड कर दे ये लोग रशिया को, ताकि रशिया की बेसिक इंटरनेशनल फ्लाइट्स तो काम करना स्टार्ट कर दे। नाउ क्या इंडिया रशिया की हेल्प कर सकता है? इशू यहाँ पर कितना जरा सीरियस है हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि इंडिया की जो सिविल एविएशन इंडस्ट्री है ये कितने भागों में बटी हुई है? इट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन 4, 5, 2 या फिर 3। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। नाउ प्रीवियस वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं कि रशिया आज के समय बन चुका है दुनिया का मोस्ट सैंक्शनड कंट्री। नॉर्थ कोरिया, ईरान से भी पहले नाम आता है रशिया का, क्योंकि इनके ऑलमोस्ट हर सेक्टर को ही कंप्लीटली डिसमेंटल कर दिया है अमेरिकन और यूरोपियन सैंक्शंस ने। और इससे हमको ये भी पता लगता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड के पास कितनी ज़्यादा पावर है। ऑनेस्टली आई एम श्योर आप सब लोग भी सरप्राइज होंगे कि सैंक्शंस अगर वेस्टर्न वर्ल्ड प्रॉपरली एक बड़े देश पे लगा दे, इवन रशिया जैसे देश पे भी लगा दे, तो कितना खराब हाल हो सकता है एक देश का। अब देखो, रशिया की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है सिविल एविएशन इंडस्ट्री। उस पर दो टाइप के सैंक्शन लगाए हैं यूएस और यूरोप ने। एक तो बहुत ही सिंपल है कि कोई भी रशियन इंटरनेशनल फ्लाइट को गुजरने नहीं दिया जाएगा अमेरिकन, कनेडियन और यूरोपियन एयर स्पेस से। तो मतलब कि कल को अगर मान लो कि किसी रशियन फ्लाइट को जाना है यहाँ पे अफ्रीका में, तो अगर ये शुरू होती है फ्रॉम सेंट पीटर्सबर्ग, तो इसको पूरा यहाँ से घूम कर यहाँ पे जाना होगा इन अफ्रीका। तो हर तरफ से ही आप अगर देखें तो फ्लाइट्स इनके लिए बहुत ही मुश्किल हो गई। और ऑब्वियस सी बात है, बहुत से रशियन स्टूडेंट्स यूरोप में पढ़ने के लिए जाते थे, यूएस में पढ़ने के लिए जाते थे। इनके कई बिजनेसमैन हैं, ना वो बिजनेसमैन अब प्रॉपरली बिजनेस कर पाएंगे, ना वो स्टूडेंट्स प्रॉपरली रशिया वापस लौट पाएंगे या फिर रशिया से निकल पाएंगे। एवरीथिंग राइट नाउ इज स्टक, क्योंकि दूसरे सैंक्शंस यूएस और यूरोप ने ये लगाए हैं कि कोई भी कंपनी रशियन सिविल एविएशन सेक्टर को बेसिक स्पेयर पार्ट्स भी प्रोवाइड नहीं करने वाली। और इस वजह से ऑलरेडी आप अगर देखें तो $13 बिलियन के जो वेस्टर्न प्लेन्स हैं ये अटके हैं आज के समय रशिया में। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, $13 बिलियन के एयरक्राफ्ट रशिया में क्यों फंस जाएंगे? इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन देखिए ये है कि रशिया के पास जो भी इनकी खुद की एयरलाइंस थी, ये लोग एयरक्राफ्ट परचेज नहीं करते थे, ये लोग रेंट पे लेते थे एयरक्राफ्ट। तो अब क्या है कि सिंस वेस्टर्न कंट्रीज कह रही है कि इन एयरक्राफ्ट को बेसिक मेंटेनेंस के लिए जो स्पेयर पार्ट चाहिए, जो भी हेल्प चाहिए, ये सब देश प्रोवाइड नहीं करने वाले, तो रशिया ने भी कहा है कि ठीक है, जो आपके उधार के यहाँ पर एयरक्राफ्ट है ये यहीं पर धूल खाते रहेंगे ना। एक तरफ लगता है कि ठीक है, रशिया की यहाँ पर जीत हो गई, वेस्टर्न कंट्रीज को नुकसान हो गया इन दी एंड, मगर यहाँ पे रियलिटी ये है कि रशिया आज के समय जेन्युइनली चिंतित है कि कल को अगर मान लो इनको कोई ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट यूज़ करना है, सिविल एविएशन सेक्टर का, मिलिट्री की बात नहीं कर रहा, कोई इनको एयरवे के थ्रू एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, ये करने में रशिया को बहुत दिक्कत आएगी। और कल को मान लीजिए रशियन सिटीजन्स को ट्रैवल भी करना है भारत में या फिर चाइना में या फिर किसी और देश में जहाँ पे इन पर सैंक्शंस नहीं लगे, तो वहां पर पहुंचते पहुंचते भी हो सकता है कि एक बार को फ्लाइट में कुछ एक्सीडेंट हो जाए, फ्लाइट क्रैश कर जाए, क्योंकि बिना प्रॉपर स्पेयर पार्ट्स के मेंटेनेंस के एक फ्लाइट टेक ऑफ आप अगर करते हैं तो देयर इज ऑलवेज अ डेंजर ऑफ एक्सीडेंट्स। नाउ रशिया को यहाँ पर उम्मीद ये थी कि हमेशा की तरह चाइना बचा लेगा। चाइना जिस तरीके से सेमीकंडक्टर के इशू में वेस्टर्न सैंक्शंस को अभी तक, तो जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तक तो बिल्कुल चुनौती दे रहा है, और अभी भी थोड़े बहुत सेमीकंडक्टर ये लोग भेज रहे हैं रशिया को। तो रशिया को उम्मीद थी कि स्पेयर पार्ट्स भी आई जाएंगे चाइना से, मगर चाइना के सामने प्रॉब्लम आज के समय ये है कि सिविल एविएशन सेक्टर के बहुत सारे जो स्पेयर पार्ट्स हैं, कई जो कंपोनेंट्स हैं,
ये भी सिर्फ चाइना ही डेवलप नहीं करता, ये ज़्यादातर इसके जो पार्ट्स हैं इसमें भी बहुत सारे सब मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसमें यूरोप का हाथ होता है, उसमें यूएस से कई कंपोनेंट्स आते हैं, तब काफ़ी बार स्पेयर पार्ट्स बनाए जाते हैं और फिर वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो चाइना को डर ये है कि इस पर्टिकुलर केस में अगर रशिया को इन्होंने एक्सपोर्ट कर दी ये सब चीज़ें, तो चाइना पर भी आ सकती है प्रॉब्लम। और याद रखिएगा, सिविल एविएशन सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके थ्रू आपका टूरिज्म ग्रो होता है, इसके थ्रू आपके बिजनेसेस ग्रो होते हैं। बेसिकली 21st सेंचुरी में ट्रैवल आप अगर बाय एयर प्रॉपरली नहीं कर पा रहे तो आपकी देश की इकोनॉमी को हैवी लॉसेस होंगे। तो चाहे और जगह चाइना हेल्प कर रहा है रशिया की, यहां पर चाइना रुक गया। हालांकि मैं यहां पर यह बोलूंगा कि रशिया का हाल देखकर हो सकता है कि चाइना भी अब एक्ट करे और 3-4 सालों में खुद डोमेस्टिक सिविल एविएशन सेक्टर की जो मैन्युफैक्चरिंग है ये और जरा स्ट्रॉन्ग कर दे। चाइना में कैपेबिलिटी है, मोस्ट प्रॉब्ली ये लोग कर भी देंगे, मगर फॉर द टाइम बीइंग रशिया फंस चुका है। और अब रशिया को उम्मीद यहाँ पर यह है कि इंडिया और टर्की से हो सकता है कि कुछ स्पेयर पार्ट्स आ जाए। यहाँ पे आप देख पाएंगे अमेरिकन मीडिया का आर्टिकल है, यहाँ पर लिखा है रशिया वुड लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज टू सोर्स पार्ट्स फ्रॉम कंट्रीज इंक्लूडिंग टर्की एंड इंडिया आफ्टर ए फेल्ड अटेम्प्ट टू ऑब्टेन देम फ्रॉम चाइना। ना क्वेश्चन यहाँ पे बहुत बड़ा ये आता है कि जहां पर चाइना रिस्क लेने को तैयार नहीं है, क्या इंडिया रिस्क लेने को तैयार होगा? तो यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि रशिया भी कंप्लीटली मूर्ख देश नहीं है कि इंडिया की तरफ ये लोग देख रहे हैं। इंडिया, याद रखिएगा, आज भी मिलिट्री स्पेयर पार्ट्स के लिए रशिया पे काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। अगर इस पर्टिकुलर सिनेरियो में अगर हम रशिया को मना कर देते हैं तो ऑब्वियस ही बात है रशिया ये बात आराम से भूलेगा नहीं। कल को पॉसिबिलिटी है कि मिलिट्री स्पेयर पार्ट्स को लेकर हमें भी इश्यूज आए। ऑलरेडी इंडिया में काफ़ी हद तक चिंता है कि हमारा जो बहुत सारा मिलिट्री इक्विपमेंट है इसके स्पेयर पार्ट भविष्य में हम रशिया से इंपोर्ट भी कर पाएंगे प्रॉपरली या फिर नहीं, क्योंकि रशिया पे जो सैंक्शंस हैं बहुत जल्दी हटने नहीं वाले। पॉसिबिलिटी है कि बहुत ही लंबे समय तक ये सैंक्शंस बने रहेंगे। तो ये एक और टेस्ट है आज के समय भारत की फॉरेन पॉलिसी का, ना सिर्फ इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, इवन टर्की की फॉरेन पॉलिसी का। टर्की ने भी आप अगर देखो तो रिसेंटली बहुत सारा रशियन मिलिट्री हार्डवेयर परचेज किया है, इंक्लूडिंग दी S-400। तो रशिया ने सोच समझ के यहाँ पर 2 कंट्री से हेल्प मांगी है। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि टर्की और इंडिया में से इस समय रशिया की हेल्प कौन करता है। ना यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। क्या आप मानते हैं कि इंडिया को एक बार को जो ये स्पेयर पार्ट्स हैं ये प्रोवाइड करने चाहिए रशिया को, इस बेसिस पर कि हमारे रिलेशंस यूएस के साथ काफ़ी बेहतर है कंपेयर टू चाइना यूएस रिलेशंस? चाइना के पास वो लग्जरी नहीं है कि कल को ये अमेरिका के साथ बैठकर बात कर पाएंगे, देखिए दे रियली नीडेड दिस, उनकी फ्लाइट्स डेंजर में आ जाती, तो इसलिए हमने इनकी हेल्प करी है। इस टाइप की डिस्कशन चाइना ऑब्वियसली नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन कि इज इट वर्थ द रिस्क? क्या आप चाहेंगे कि ऐसे टाइम में इंडिया रशिया की हेल्प करता हुआ दिखे? ना वापस आते हैं हमने एमसीक्यू की तरफ कि एविएशन इंडस्ट्री जो है भारत में ये कितने सेगमेंट्स में, कितने कैटेगरीज में डिवाइडेड है? तो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2 इज द राइट आंसर। 2 कैटेगरीज है, एक है सिविल एविएशन, दूसरा है मिलिट्री एविएशन। और मिलिट्री एविएशन में ऑब्वियसली हम काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है रशिया पे। सिविल एविएशन में हो सकता है कि रशिया इंडिया पे डिपेंडेंट हो जाए इन द कमिंग फ्यूचर। फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार एक प्रॉपर अटेम्प्ट देना चाहते हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए तो कमेंट सेक्शन में जाओ, पिन कमेंट में मिलेगा आपको ये लिंक, यूपीएससी वाले लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये यूनिक कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल परचेज। ये सारे कोर्सेज अनअकैडमी पे जाकर अलग अलग अपनी कार्ड पे डालोगे, फिर परचेज करोगे, यू विल हैव टू पे 10 to 15,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा। कॉम्बो में आपकी सेविंग होती है। तो क्लिक करिए पिकअप प्लान पर। और अगर आपके पास अभी टाइम है, अगर मान लीजिए 2-3 साल का टाइम है, आराम से 2025 में एक प्रॉपर जेन्युइन अटेम्प्ट देना यूपीएससी का, तो आप 24 या फिर 36 महीने का जो कोर्स है ये कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।